जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के नगरीय प्रशासन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन कब अस्तित्व में आया है? तो 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया। कब आया? 1 जून 1993 को। व्याख्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में एवं 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित किया गया। तो लोकसभा में कब पारित किया गया? 22 दिसंबर 1992 को। और राज्यसभा में 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की तथा 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो नगर पालिका में कौन सी सूची जोड़ी गई? संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा भाग 9 क नगर पालिकाएँ अंततः स्थापित की गई। इसमें कुल 18 अनुच्छेद 243 त से या 243 पी से 243 या 6 या 243 जेड जी तक शामिल हैं। अगर अंग्रेजी की बात करें तो 243 पी से 243 जेड जी तक शामिल है। हम हिंदी की बात करें तो 243 त से 243 या और 6 तक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है? तो वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? 10 है। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो व्याख्या है, परीक्षा काल के समय नगर निगम 10 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं? 11 नगर निगम हैं तथा जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर 1 अगस्त 2023 को गठित किए गए। अलवर क्या गया? नया नगर निगम गठित किया गया 1 अगस्त 2023 को। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 243 फ या वी में क्या वर्णित है? तो क्या वर्णित है इसमें? नगर पालिकाओं सदस्यताओं के लिए निहरताएँ वर्णित हैं। तो अनुच्छेद 243 फ में क्या वर्णित है? नगर पालिका सदस्यता के लिए निहरताएँ सम्मिलित हैं। व्याख्या है, नगर पालिकाएँ भाग 9 ए या क में वर्णित है। तो अनुच्छेद 243 पी या त के अंतर्गत परिभाषाओं से संबंधित है। 243 त और पी किससे संबंधित है? परिभाषाओं से संबंधित है। 243 थ एवं क्यू जो है नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। 243 द आर ये नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। 243 ध एस वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना से संबंधित हैं। 243 न एवं ट स्थानों के आरक्षण से संबंधित हैं। 243 प एवं यू नगर पालिकाओं के अवधि से संबंधित हैं। 243 फ एम 5 वी जो है वह सदस्यता की निहरताओं से संबंधित हैं। 243 ब एवं डब्ल्यू नगर पालिका आदि की शक्तियों के प्राधिकार उत्तरदायी से संबंधित हैं। 243 भ एवं एक्स जो है वह नगर पालिकाओं द्वारा अध्यारोपित करने की शक्तियाँ उनकी निधियों से संबंधित हैं। 243 म एवं वाई जो है किससे संबंधित हैं? ये वित्त आयोग से संबंधित हैं। 243 यह एवं जोड़ जेड जो है वह नगर पालिकाओं के लेखाओं की सम परीक्षा से संबंधित हैं। 243 य और क जिसे जेड ए भी कहा जाता है नगर पालिकाओं के निर्वाचन से संबंधित है। कौन सा है? 243 य एवं क। जेड और ए। 243 य ख जेड बी संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होने से संबंधित हैं। 243 य ग जेड सी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना है। नेक्स्ट है 243 य और घ जेड जी किससे संबंधित हैं? जिला योजना के लिए समिति से संबंधित हैं। 243 य ण जेड ई महानगर योजना के लिए समिति से संबंधित हैं। 243 य च जेड एफ विद्यमान विधियों नगर पालिकाओं के बने रहने से संबंधित है। और 243 य छ जिसे जेड जी भी कहते हैं निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप के वर्णन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत
करता है? तो ऑप्शन नंबर 243 भ जो है वह नगर पालिकाओं को कर शुल्क पथ पर फीसें संग्रहित भी नियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है। कौन सा अनुच्छेद 243 भ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सुमेलित नहीं है। और बाकी ऑप्शन फर्स्ट जो है 243 आर जो है नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। संरचना से कौन सा संबंधित है? तो र से 243 में क्या होगा? संरचना हो जाएगा। 243 एस किससे संबंधित है? वार्ड समितियों के गठन व संरचना से संबंधित हैं। तो 243 एस जो है वह नगर पालिकाओं के संरचना से संबंधित है। 243 एस जो है वह वार्ड समितियों के गठन व संरचना से संबंधित है। और 243 जेट ई जो है वह महानगर योजना के समिति के गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया है? 243 य और ण में जो है महानगर योजना का समिति का गठन किया गया। किस में किया गया? 243 य और ण में महानगर योजना समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो नसीराबाद में की गई। व्याख्या है, छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहाँ छावनी में सेना रहती है। इन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन व पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। राजस्थान में केवल नसीराबाद अजमेर में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? तो आबू में प्रथम नगर पालिका 1864 में स्थापित की गई। कब की गई? 1864 में आबू में प्रथम नगर पालिका स्थापित की गई। व्याख्या है, ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सरकार जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का उद्घाटन हुआ। इसके प्रथम मेयर नेथेलियन हिगिंसन बनाए गए। इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा गया तथा 1919 में इनका पदनाम काउंसिलर्स कर दिया गया तथा 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। कहाँ पर की गई? माउंट आबू में स्थापित की। कब की गई? 1864 में। उसके बाद 1866 में अजमेर में और 1867 में ब्यावर में स्थापित की गई और 1869 में जयपुर में स्थापित की गई। तो सर्वप्रथम 1864 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? माउंट आबू में। उसके पश्चात 1866 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में और 1869 में जयपुर में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान के अस्तित्व में नहीं है? तो महानगर निगम जो है वह राजस्थान के अस्तित्व में नहीं है। राजस्थान के स्वशासन व्यवस्था में नगर परिषद है, नगर निगम है और नगर पालिका है। महानगर ये है जो इसमें स्थित नहीं है। व्याख्या है, 3 प्रकार के नगरीय निकाय 243 थ और 243 थ एवं 243 क्यू से संबंधित है। तो नगरीय निकाय किससे संबंधित है? 243 थ एवं जिसे क्यू भी कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन देश भर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकाय की व्यवस्था करता है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्रों में जो ग्राम से नगर बनने की संक्रमणकाली प्रक्रिया में है। नगर पंचायत नाम चाहे कुछ भी हो का गठन किया जाएगा। नगर परिषद का गठन छोटे नगरों में किया जाएगा। नगर निगम इसका गठन बड़े नगरों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर परिषद का गठन कहाँ पर किया जाता है? छोटे नगरों में किया जाता है और नगर निगम का गठन बड़े नगरों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की सभा की अध्यक्षता मेयर करते हैं। व्याख्या है, नगर निगम का अध्यक्ष जिसे महापौर मेयर भी कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष होता है सभापति तथा नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है। तो नगर निगम का अध्यक्ष किसे कहते हैं? महापौर और मेयर को कहते हैं। नगर परिषद का अध्यक्ष किसको कहते हैं? नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। नगर निगम का महापौर होता है और नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में कब किया गया? तो 2003 में
किया गया? तो राजस्थान में ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषद में 2003 में किया गया। व्याख्या है, जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन की गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। तो कितनी होगी? 2/3 होगी। कितने होंगे? 3 में से 2 सदस्य होना अनिवार्य हो गया, अर्थात 2/3 सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो किसमें किया गया अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान? ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। फर्स्ट है कि 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो अनुसूचित जातियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, अनुसूचित जनजाति के लिए और महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है इसमें सही होगा कि कानून जो अनिवार्य कर दिया गया अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए और महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इसमें गलत होगा। व्याख्या है, स्थानों का आरक्षण 243 न एवं टी में दिया गया है। तो स्थानों का आरक्षण किस में दिया गया है? 243 न एवं टी में दिया गया है। प्रत्येक नगर निकाय या नगर पालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों को बारी बारी से आवंटन किया जाएगा। उपयुक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों के 1/3 स्थान पर इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इन स्थानों की बारी बारी नगर निकाय के क्षेत्र में आवंटन किया जाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो आबकारी नियम जो है वह नगरीय निकायों का नहीं है। नगरीय निकायों का काम है जन स्वास्थ्य एवं सफाई रखना, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था करना और गरीबी निवारण के लिए योजना बनाना। तो सारे कार्य किसके होते हैं? नगरीय निकाय के होते हैं। व्याख्या है, 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य 243 ब एवं W से संबंधित हैं। तो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य किससे संबंधित है? 243 ब एवं W से संबंधित हैं। संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 ब में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। नगर योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण। तो नगर पालिकाओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? राज्य विधानमंडल के द्वारा नगर योजना, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण, सामाजिक विकास हेतु योजनाएं, सड़क एवं पुल निर्माण, घरेलू वाणिज्य, औद्योगिक परियोजना, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सफाई सेवा और कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन, विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा करना, बस्तियों का सुधार उन्नयन, शहरी गरीबी कम करने का प्रयास, बाग बगीचे, खेल मैदान की सुविधाएं, सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन, कब्रों, शमशान व उनके लिए भूमि व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण, पशु क्रूरता की रोकथाम, सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था, संक्षारण और बड़ बूचड़खानों का विनियमन करना है। अब हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब कार्य करना आरंभ किया है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 में कार्य आरंभ करना शुरू किया है। व्याख्या है, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21A के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। तो इसकी धारा कौन सी है? अध्याय 5 है वह धारा 21A है
और वर्ष कब है? 1993 है। तो मानव संरक्षण गठन अधिनियम 1993 के अध्याय 5 धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य कर प्रारंभ किया और इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो 18 जनवरी 1999 में मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की। कब? 18 जनवरी 1999 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया गया है? तो अधिकतम 70 वर्ष तक उम्र पद धारित किया गया है। व्याख्या है सदस्यों की पदावधि धारा 24 के अंतर्गत दी गई है। पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक थी, परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा कार्यकाल घटकर 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्त हेतु योग्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? 1993 की किस धारा में किया गया? तो किस धारा में किया गया? धारा 24 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होंगे। तो राजस्थान राज्य मानव अधिकार में क्या होगा? एक अध्यक्ष एवं क्या होंगे? 2 सदस्य होंगे। व्याख्या है 27 जुलाई 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019, इसमें संशोधन कब किया गया? 27 जुलाई 2019 को। अब उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने को कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, एवं एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 सही होगा। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इसमें गलत होगा। नेक्स्ट बाकी 4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अन्य सदस्य उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। तो कौन से सदस्य चुने जाते हैं कि अन्य सदस्य में उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश के न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। नेक्स्ट है अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। थर्ड ऑप्शन है यदि एक बहुसदस्यीय निकाय है तो जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा? गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसमें क्या होगा? विकल्प दोनों सत्य होंगे कि उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री होता है। कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की एक समिति की अनुशंसा पर की जाती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। व्याख्या है राजस्थान मानवाधिकार आयोग RSHC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के निम्नलिखित के शामिल होते हैं। पहला है मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। पहला क्या होता है? मुख्यमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है और विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन में
राज्य का गृह मंत्री सदस्य होता है। विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है सदस्य। 5th नंबर पे है राज्य विधान परिषद। यदि हो तो उस परिषद का सभापति परिषद में विपक्ष का नेता सदस्य राजस्थान में नहीं है। तो फर्स्ट में क्या होगा, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, उस राज्य का गृह मंत्री सदस्य होगा, या विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य हो सकते हैं। 5वें नंबर पे विधान परिषद, तो उस परिषद का सभापति जो परिषद में विपक्ष का नेता और रहा हो वो भी सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं होता है। तो राज्यपाल जो है वह सही कौन नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में एवं सदस्यों के चयन में राज्यपाल नहीं होता है। मुख्यमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं और नेता विपक्ष के नेता होते हैं। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह इस समिति में शामिल नहीं होता है। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। तो धारा 22 में उल्लेख है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन जो है वो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं है। जस्टिस कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। A.K. जैन रहे हैं और सगीर अहमद रहे हैं राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। फर्स्ट है जस्टिस कांता कुमारी भटनागर, जस्टिस सैयद सगीर अहमद, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन, जस्टिस जगत सिंह पुखराज सिरवी कार्यवाहक, HR कुड़ी कार्यवाहक, प्रकाश टाटिया एवं महेश चंद्र कार्यवाहक, गोपाल कृष्ण व्यास, ये सारे जो हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन हैं। तो श्री गोपाल कृष्ण व्यास हैं। ये वर्तमान में 2022 से 2021 में पूछा गया था कि मार्च 2022 तक, ये पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो श्री गोपाल कृष्ण व्यास हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष रिक्त स्थान की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया है। तो जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, तो 23 मार्च 2000 को कौन अध्यक्ष रहे थे, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। तो पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो सुश्री कांता भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पद को संभाला है। तो सुश्री कांता भटनागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, राज्यपाल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष एवं के रूप में प्राधिकार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। व्याख्या है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने या त्यागपत्र देने या अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने पर राज्यपाल द्वारा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तथा राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। तो इसमें कौन सा,
इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा कि फर्स्ट, सेकंड और तीनों क्या होगा इसमें सही होगा। कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कैसे कर सकता है, स्वप्रेरणा से कर सकता है, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर कर सकता है, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत करने के लिए जाने पर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो मानव अधिकारों को उल्लंघन करने वाले को सजा देना, यह कार्य जो है मानव अधिकार आयोग का नहीं है। फर्स्ट है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना तथा किसी जेल को देखना मानव अधिकारों की सुरक्षा का पूर्वावलोकन करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, इस प्रकार के आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिश सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने के अधिकार नहीं रखता और न ही पीड़ित को किसी प्रकार के आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो राज्य सरकार के द्वारा अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो राज्य मानवाधिकार अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके माध्यम से करता है, तो राज्य सरकार के माध्यम से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानवाधिकार आते हैं जो शामिल या सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसमें सही होगा कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, ये सारे क्या है राजस्थान मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित हैं। कि नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हैं। नेक्स्ट व्याख्या है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 और 3 में प्रविष्ट किए जाते हैं, अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एस.के. घोष जो है, एस.के. घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। व्याख्या है, भारत में सन 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई, 1926 में की गई। और किस अधिनियम के तहत, भारत में सन 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में ली कमीशन ने सिफारिश की। तो इस लोक सेवा आयोग की सिफारिश किसके द्वारा की गई, ली कमीशन की सिफारिश के द्वारा की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान की केवल 3 रियासतों ने अपनी प्रशासनिक सेवाएं आरंभ की तथा भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की तथा जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में राज्य लोक सेवा आयोग ने अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। तो जोधपुर में कब स्थापना की गई, 1939 में, जोधपुर के बाद जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में। इन आयोगों का दायित्व भर्ती एवं सेवा संबंधी नियमों का निर्माण तथा कुछ वर्गों के कर्मचारियों की नियुक्ति करना है। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान राजपत्र में दिनांक 20 अगस्त 1949 को प्रकाशन के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश 1949 प्रभाव में आया। अध्यादेश की धारा 1(3) के मुताबिक उक्त अध्यादेश आगामी उस तिथि को प्रभाव में आना बता रखा है जिस तिथि को नियुक्त बाबत नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन होगा। 22 दिसंबर 1949 को राजपत्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश की धारा 1(3) की पालना में नोटिफिकेशन का गजट में प्रकाशन किया गया। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी दिनांक 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। तो आरपीएससी कब अस्तित्व में आया, 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया है। एवं जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष सर एस.के. घोष को बनाया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित किया गया। तो आरपीएससी किसकी सिफारिश पर लोक सेवा आयोग अजमेर स्थानांतरित किया गया, तो सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर किया गया। और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, एस.के. घोष रहे हैं। और कब स्थापित किया गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद स्थापित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सेकंड सही होगा कि राजस्थान लोक सेवा का प्रभाव में आया है। तो 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी क्या आयोग क्या है, प्रभाव में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से रिक्त स्थान में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत है। तो केवल 3 में ही क्या है, लोक सेवा आयोग कार्यरत है। तो 22 प्रांतों में कितने, 3 में लोक सेवा आयोग कार्यरत हैं। यह किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। तो अनुच्छेद 315 में उपबंध किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। व्याख्या है राजस्थान में लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का कार्य किया गया। तो राजस्थान आरपीएससी जो किस भाग से संबंधित है, तो 14वें भाग से संबंधित है और अनुच्छेद 315 से 323 तक संबंधित है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का कार्य, शक्तियाँ, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो 315(1) में क्या है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। और 315 में 2 में दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। ऐसे आयोग के गठन के लिए विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 2 या 2 से अधिक संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। व्याख्या है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 में दी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। 316(1) आयोग के वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा है। राज्यपाल द्वारा आयोग का अध्यक्ष किसी को भी नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है, 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु दोनों में से पहले जो भी समाप्त हो। तो अर्थात आरपीएससी के सदस्य की संख्या कितनी होती है अध्यक्ष सदस्य की, तो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष। व्याख्या है कार्यकाल अनुच्छेद 316 में से संबंधित है। लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेंगे। 316(2) संघ लोक सेवा आयोग में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, तो 65 वर्ष की गई है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि समाप्ति कर उस पद पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे अनुच्छेद 316(3) के तहत, परंतु सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा जो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो अध्यक्ष पद पर कार्य करेगा। थर्ड है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कोई सदस्य या राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। किसको, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है, तो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा
निलंबित किया जा सकता है। व्याख्या है हटाया जाना, तो अनुच्छेद 317 में क्या दिया गया है? हटाया जाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व किसी अन्य सदस्यों को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर ही हटाया जा सकता है। जांच के दौरान राज्यपाल आरोपी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 क्या होगा? सही होगा कि राजस्थान लोक सेवा के सदस्य को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष के सहित कुल अनुमत संख्या है, तो 8 है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य की और अध्यक्ष के सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? तो 8 है। नेक्स्ट व्याख्या है आयोग की स्थापना के समय सदस्यों की स्वीकृत संख्या अध्यक्ष सहित 3 थी। वर्ष 1962 में सदस्य का एक और पद सृजित किया गया। वर्ष 1982 और 83 में पदों की संख्या में सदस्यों की संख्या 5 हो गई और वर्ष 2011 में 2 सदस्यों के पद सृजित किए गए। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं, अर्थात अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी की गई? 8 की गई। और वर्तमान में इसकी संख्या क्या कर दी गई है? बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी कर दी गई है? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई है? 7 कर दी गई है। और एक अध्यक्ष होगा तो टोटल संख्या कितनी होगी? 8 होगी। टोटल संख्या तो कितनी होगी? आरपीएससी की 8 होगी, जिसमें 7 सदस्य और एक अध्यक्ष हो गए, पर वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 318 में जो है राजस्थान व कर्मचारियों के सदस्यों की सेवा शर्तों को किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 318 में रखा गया है। व्याख्या है सेवा शर्तें अनुच्छेद 318 राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या तथा उनकी सेवा और शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, परंतु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो भारत के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? तो राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार आयोग प्रतिवर्ष अपने विविध कार्यकलापों तथा भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, अस्थायी सेवाएं की स्वीकृति तथा अन्य परामर्श संबंधी सभी कार्यों का संपूर्ण विवरण राज्यपाल को प्रेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो DS तिवारी का कार्यकाल जो है लोक सेवा के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। किसका? DS तिवारी का कार्यकाल जो है वह आरपीएससी में सबसे लंबे समय तक रहा है। व्याख्या है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष में अधिकतम कार्यकाल DS तिवारी तृतीय अध्यक्ष रहे हैं तथा न्यूनतम कार्यकाल PS यादव का रहा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? DS तिवारी का, जो तृतीय अध्यक्ष रहे हैं, तथा न्यूनतम कार्यकाल PS यादव का रहा है, जो 19वें अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक के पद पर नहीं रहे हैं। तो लोक सेवा आयोग के कार्यकाल के पद पर कौन नहीं रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। GP पिलानिया जो है वह आरपीएससी के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं। LL जोशी रहे हैं, SS टाक रहे हैं और HN मीणा रहे हैं। व्याख्या है ज्ञान प्रकाश पिलानिया आरपीएससी के सदस्य 1989 से 94 में थे। उन्होंने सदस्य के रूप में कार्य किया है, अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। अध्यक्ष के रूप में कार्य LL जोशी, S टाक व HN मीणा ने किया है। नेक्स्ट है आरपीएससी के अध्यक्षों के कालानुक्रम
को क्रम में व्यवस्थित करिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही होगा। सबसे पहले BL रावत, फिर उसके बाद राम सिंह चौहान, फिर डॉक्टर दीनदयाल और SS टांक है। तो BL रावत फर्स्ट पे आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे राम सिंह चौहान के बाद दीनदयाल और दीनदयाल के बाद डॉक्टर SS टांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रही हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? केवल फर्स्ट एवं थर्ड, जो श्रीमती कांता कथुरिया एवं श्रीमती प्रकाशवर्ती शर्मा जो है वह संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रही हैं। कौन सी? कांता कथुरिया एवं श्रीमती प्रकाशवती शर्मा। ये भी वर्तमान में पूछा गया 2021 में, अर्थात मतलब पिछले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। व्याख्या है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की महिला सदस्य कांता कथुरिया कौन थी? प्रथम लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष थी। कमला भील, उसके बाद प्रकाशवर्ती शर्मा जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आयोग में भी रही है, और ये कांता कथुरिया भी संघ लोक सेवा आयोग में भी से संबंधित है। तो कांता कथुरिया प्रथम, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमार गुज्जर, संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू शर्मा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त की गई? तो कमला भील जो है वह दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त की गई है। तो ये 2022 में पूछा गया था। तो कौन सी रही है? तो कमला भील हैं। तो प्रथम लोक सेवा आयोग के महिला सदस्य कांता कथुरिया प्रथम, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा, दिव्या सिंह, राजकुमार गुज्जर, संगीता आर्य, डॉक्टर मंजू शर्मा।